हर हर महादेव दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए फिर एक बार मैं आपका अपने वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ और मैं आपको अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम है रंजीत माहौर और मेरे चैनल का नाम है गुरु कृपा रंजीत माहौर। और मैं आपको बता देता हूँ कि मैं अपने किस्से ही शेयर करता हूँ इस वीडियो में। मैं किसी की कहानी नहीं सुनाता, मैं सिर्फ अपनी ही कहानी सुनाता हूँ, क्योंकि जो मैंने देखा है, जो मैंने सुना है, यही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो चलिए आज हम बात करेंगे काला जादू के बारे में कि काला जादू होता क्या है और इसके फ़ायदे और नुकसान क्या क्या होते हैं। तो इस बारे में हम बात करेंगे। तो आज हमारी कहानी के दो पात्र हैं, जो कि लड़के का नाम है विक्की और लड़की का नाम है पूनम। तो पूनम और विक्की ये दोनों के साथ क्या क्या घटना हुई इस काले जादू को लेकर, इस बारे में हम बात करेंगे। तो विक्की जो था वो 10वीं क्लास में पढ़ता था और पूनम भी 10वीं क्लास में पढ़ती थी। दोनों लखनऊ के रहने वाले थे और दोनों ही क्लासमेट थे। विक्की जो था बहुत ही शांत स्वभाव का लड़का था, ना ही उसके ज़्यादा कोई मित्र थे, ना ही दोस्त थे, और ना ही वो किसी से ज़्यादा घुल मिलता था। यहाँ की जैसे कि बच्चे और स्कूल में होते हैं, टीचरों से हंसी मजाक बोल चाल रखते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं था। वो सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस देता था और सबसे एक अलग अलग सा ही वो बर्ताव करता था, यानी किसी से भी घुलता मिलता नहीं था। घर पर भी वो ऐसे ही रहता था, ना ही किसी रिश्तेदारी में ज़्यादा जाता था, और इसी तरह का उसका स्वभाव था। तो विक्की के स्कूल की जब छुट्टियां पड़ती हैं कुछ दिनों की, तो विक्की अपने घर आता है और घर आने के बाद वो सोचता है कि कल छुट्टी है स्कूल की, तो कल मैं बाज़ार जाकर बुक शॉप से कुछ स्कूल के लिए अपनी किताबें लेकर आऊँगा जिनकी मुझे ज़रूरत है। तो कल अगले दिन वो विक्की एक बुक शॉप पर जाता है और वहाँ जाकर अपनी स्कूल की किताबें देखता है कि यहाँ मिलती हैं या नहीं। वो तो इतना ही वो सोच ही रहा था, तभी उसकी एक नज़र पड़ती है एक किताब पर जिस पर लिखा था काला जादू। और विक्की उस किताब को देखकर उसकी तरफ मोहित होकर आगे बढ़ता है और सेल्फ में से वो किताब निकालकर पहला पेज पढ़ने लगता है। और पहला पेज पढ़ते ही विक्की की रुचि उसमें इतनी हो जाती है उस किताब में काले जादू की, कि उसे वो ख़रीदने के लिए आतुर हो जाता है। वो बुक शॉप वाले से कहता है कि अंकल मुझे ये किताब चाहिए, और वो बुक वाला पूछता है बेटा किस लिए चाहिए, कि अंकल मुझे बस पढ़नी है ये। तो बुक वाला भी ज़्यादा ध्यान नहीं देता, वो उस किताब को विक्की को दे देता है कि ठीक है बेटा ले जाओ। तो विक्की उस किताब को ख़रीद कर अपने घर आता है और घर आकर अपने कमरे में बैठकर उस किताब को पढ़ने लगता है। तो जैसे ही विक्की उस किताब को पढ़ना शुरू करता है, क्योंकि विक्की ने वो चीज़ इग्नोर कर दी जो ऐसी किताबों पर साफ साफ लिखी होती है कि ये जो इस किताब में लिखा हुआ है ये बिना किसी के सानिध्य में रहकर करें, बिना किसी के सानिध्य में रहकर ना करें, कि कभी आप कोई जैसे कोई गुरु बनाएं तो तभी इन चीज़ों के बारे में सोचें समझें। हालांकि हर कोई इन चीज़ों को मना ही करेगा, क्योंकि ये काला जादू जो होता है ये अच्छी चीज़ नहीं होती है, ये बहुत गलत चीज़ है। ये अच्छी चीज़ों में इस्तेमाल नहीं होता और ना ही इसके प्रयोग कभी किसी पर करना चाहिए। ठीक है, जो विधि ने विधान बनाया है उसी पर चले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ऊपर वाले के कार्य में विघ्न ना डालें बिल्कुल भी। और आखिर वैसे तो कहते होना तो वही होता है जो किस्मत में लिखा हो, क्योंकि विक्की नहीं जानता था ये इस किताब को उसने घर लाकर सबसे बड़ी गलती कर दी अपने जीवन में, जिसकी भरपाई वो ताउम्र नहीं कर पाएगा। ठीक है, और इसका हर जाना इसके घर वाले भी भरेंगे और विक्की तो भरेगा ही भरेगा, क्योंकि इसकी कीमत जो होती है इन चीज़ों की वो बड़ी ही खतरनाक होती है और सबसे बड़ी कीमत होती है। अब कीमत से आप ये मत अंदाज़ा लगाने लगना कि पैसों में होती है, नहीं। इसकी कीमत इंसान के जीवन और मृत्यु पर निर्भर होती है, इसकी कीमत ये होती है। तो कृपया करके मैं आपसे यही निवेदन करूँगा कि इस तरह की कोई भी बुक अपने प्रयोग में ना लें, ना ही किसी के कहने से करें, ना ही किसी से कोई शिक्षा लें काले जादू के बारे में। इस चीज़ के बारे में आपको बता देता हूँ पहले, ठीक है। और यदि आपको इस तरह की कहानी आपको पता हो या आपको जानते हो या आपने सुना हो या देखा हो, तो इस तरह की कहानी मुझे कमेंट में बता सकते हैं और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। यदि आप चाहते हैं मैं आपकी भी कहानी वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचाऊं, तो आप कमेंट में अपनी बातें शेयर कर सकते हैं मुझसे।
तो चलिए शुरू करते हैं फिर, क्योंकि मैं कहानी से भटक जाता हूँ, तो इस चीज़ के लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो विक्की उस किताब को लाकर घर पर पढ़ने लगता है और जैसे जैसे वो पढ़ता है उसकी रुचि बढ़ती जाती है उस किताब को लेकर। वो सोचने लगता है कि मैं इन चीज़ों का प्रयोग किस पर करूं। तो उसकी नज़र अपने छोटे भाई पर जाती है जो कि वो उसी के पास सो रहा था, और वो फिर सोचता है कि नहीं नहीं, ये तो मेरा छोटा भाई है, अगर कुछ हो गया तो मम्मी पापा पूछेंगे कैसे क्या हो गया, इस कमरे में तो तू ही था, तो मैं क्या जवाब दूंगा। तो वो सोचता है कि मैं जब छुट्टी ख़त्म हो जाएंगी स्कूल जाऊंगा, जब मैं किसी बच्चे पर ये चीज़ें प्रयोग करूंगा, जबकि ये बहुत गलत है। भाई किसी ने तेरा क्या बिगाड़ा है, तो किसी पर प्रयोग क्यों करेगा। तूने अपने लिए ली है, तू अपने ऊपर रुचि कर, अपनी पढ़ाई कर, इस चीज़ को जो तू पढ़ने के लिए लाया है तो पढ़, ये चीज़ें करने के लिए क्यों सोच रहा है। क्योंकि कहते हैं ना कि विनाशकाली विपरीत बुद्धि, उसकी बुद्धि बंध चुकी थी, यानी कि उस किताब ने उसको अपने ऊपर सम्मोहित कर लिया था। ठीक है। तो विक्की कुछ समय बाद फिर स्कूल जाता है, तो वो अपने इसके आगे जो बच्चा बैठा था उसके सिर का बाल लेकर वो कुछ करता है, और तभी थोड़ी देर बाद उस लड़के के सिर में दर्द होने लगता है, बहुत ज़ोर ज़ोर की। वो तभी मैडम से कहता है कि मैडम मेरे सिर में दर्द हो रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे मेरा कोई सिर दबा रहा हो और मेरा सिर फटने को तैयार है। तो मैडम थोड़ी घबरा जाती हैं और उसे वो घर भेज देती हैं। लेकिन विक्की पीछे बैठा हुआ अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था कि हाँ, मैं धीरे धीरे कामयाब हो रहा हूँ, यानी कि जो इस किताब में लिखा है वो सच है। तो उसे एक विश्वास हो गया था। मैं आपको पहले बता दूँ, ये चीज़ें सबसे शुरू में आपको खुशी देती हैं, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है फिर आपके लिए नुकसानदायक होने लगती हैं, यानी कि पहले ही आपके हित में चलेंगी, फिर कुछ समय बाद फिर ये आपका अहित करना शुरू कर देंगी ये चीज़ें। तो विक्की ये इतना कर कर अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद वो फिर उस किताब को पढ़ने बैठ जाता है। तो उस किताब में काफ़ी सारी चीज़ें लिखी थी कि सिर में दर्द कैसे करें, कमर में दर्द कैसे करें, किसी को पीड़ा कैसे दें, किसी से पैसे कैसे लें, और इस तरीके की उसमें ये बातें लिखी हुई थी। और मैं आपको ये बता दूँ, ये बातें सच होती हैं। कभी आप ये लोग समझेंगे ये तो वैसे ही सुना रहा है, मैं आपको ये सच्ची घटना बता रहा हूँ। अगर आपको नहीं यकीन है तो आप ये चीज़ें कर कर देखें, तब आपको विश्वास होगा, क्योंकि जिस पर बीतती है विश्वास उसे ही होता है। ठीक है ना। तो विक्की फिर अगले दिन स्कूल जाता है। फिर वो एक प्रयोग एक लड़के पर करता है। तो उस लड़के के पेट में दर्द होता है, और पेट में दर्द होने के बाद वो फिर मैडम से कहता है, वो दूसरा लड़का, कि मैडम मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मैडम भी चौंक जाती हैं, कल उसके सिर में दर्द था, जिसके पेट में दर्द हो रहा है, ये क्लास में हो क्या रहा है। तो मैडम भी थोड़ा चिंतित हो जाती हैं बच्चों को लेकर, क्योंकि बच्चों की जिम्मेदारी क्लास टीचर पर ही होती है। ठीक है। तो वो भी कहती हैं ठीक है बेटा, आप एक काम करो, आप थोड़ा ग्राउंड में घूम लो। तो वो बच्चा जैसे ही बाहर जाता है घूमने के लिए, वो तभी थोड़ी सी दूर चलकर उल्टी कर देता है, और उल्टी में जाता है खून। अब इतना विक्की ने देखा, विक्की उसे पश्चाताप तो हो रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर खुश भी बहुत हो रहा था कि हाँ, मेरी जो मैं कर रहा हूँ बहुत अच्छा कर रहा हूँ, और मैं सक्सेसफुल हो रहा हूँ इस चीज़ में, कि 100% ये चीज़ें असर करती हैं। तो विक्की का तो विश्वास बढ़ता जा रहा था। तो हुआ फिर इस तरीके से था, जब विक्की अपने स्कूल से घर आ जाता है, तो अब उसके दिमाग में तरह तरह की बातें चल रही थी। अब यहाँ आती है पूनम की बात, कि वो पूनम से कैसे मिला। पूनम के लिए भी उसके मन में भाव थे कि वो उसे पसंद करता था, जबकि पूनम भी जानती थी ये मुझे लाइक करता है, लेकिन कभी भी एक दूसरे से दोनों ने नहीं कहा था। तो विक्की उन बातों को कहने का इंतज़ार कर रहा था। तो तभी कुछ दिनों के बाद उस लड़की का, पूनम का जन्मदिन आता है, और वो लड़की पूरे मोहल्ले में सबसे कहती है, मतलब घर घर जाकर के आज मेरा जन्मदिन है, आप लोग मेरे जन्मदिन में आना। और वो इसी तरीके से विक्की के घर भी आती है और वहाँ सबको इनवाइट करती है कि आज मेरा जन्मदिन है, आप लोग सब आना, और वहाँ आप इनवाइट हैं। तो विक्की के मम्मी पापा कहते हैं ठीक है बेटा, हम ज़रूर आएंगे। तभी विक्की के पापा विक्की को आवाज़ लगाते हैं कि विक्की बेटा यहाँ आओ, और आज पूनम का जन्मदिन है, पूनम के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लेकर आओ। तो विक्की जब भी बाज़ार जाकर एक अच्छा सा गिफ्ट लेकर आता है, और आज पहली बार विक्की बिना काला जादू का प्रयोग करे पूनम के घर जाता है, वहाँ बर्थडे सेलिब्रेट करता है,
और उसके मम्मी पापा भी विक्की को देखकर बहुत खुश होते हैं अंदर ही अंदर कि चलो आज हमारा बच्चा पहली बार किसी से मिला है जुला है और कहीं मतलब घर से बाहर निकला है पहली बार, तो उन्हें बहुत खुशी होती है। तो जब पूनम विक्की को घर के बाहर छोड़ने आती है तो विक्की पूनम से तभी अपने दिल की बात शेयर करता है कि वो पूनम को प्रपोज करता है और उसे आई लव यू बोलता है। लेकिन पूनम जो है वो जानती तो थी विक्की के बारे में कि हाँ विक्की मुझे लाइक करता है, लेकिन पूनम का पूरा फोकस उसकी पढ़ाई के ऊपर था। तो वो विक्की को मना कर देती है और विक्की से कहती है सॉरी विक्की, मैं आपसे प्यार नहीं करती क्योंकि मुझे अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है और मैं अभी इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहती, ये चीज़ें अभी गलत हैं। और तो वो इतना कहकर विक्की से सॉरी बोलकर घर के अंदर चली जाती है। तभी विक्की को बहुत गुस्सा आता है और विक्की गुस्से में घर आकर उस किताब को खोलकर उसमें देखने लगता है कि ऐसा क्या करूं जो पूनम मेरी तरफ देखने लगे, मेरे से प्यार करने लगे। वो उसका दिमाग इतना विचलित हो जाता है, इतना पागल हो जाता है, यानी वो बात उसके दिल पर लग जाती है, उसकी ईगो हर्ट हो जाती है। तभी वो अगले दिन उस किताब में पढ़कर वो सारा सामान इकट्ठा कर लेता है, लेकिन उस सामान में कुछ कमी थी। अब वो विक्की के दिमाग में ये बातें चल रही थी कि ये सामान मुझे कहाँ मिलेगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये लिखा क्या है और ये सामान मुझे मिलेगा कहाँ। तो वो एक अघोरी बाबा के पास जाता है और वहाँ जाकर उनसे नमस्ते करता है और अघोरी बाबा से पूछता है कि बाबा मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, मुझे ये सामान मिलेगा कहाँ। वो बाबा उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि बेटा तू किस रास्ते पर चल रहा है, इस रास्ते पर मत चल बेटा, ये रास्ता बहुत ख़तरनाक है और ये चीज़ें अभी तेरे लिए नहीं है बेटा, तू अभी बहुत छोटा है, तो अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे, इन चीज़ों में मत पढ़। लेकिन उसे जिद थी, उसकी ईगो हर्ट हो गई थी। तो उनमें से एक घोरी बाबा कहते हैं उससे कि तेरे पास है क्या, तू बता क्या है तेरे पास। तो वो कहता है कि दिखाऊँ मैं तुम्हें अभी। हाँ हाँ दिखा। तभी वहाँ कुछ करता है और अघोरी बाबा कहते हैं ठीक है चलो बता तुझे क्या चाहिए। कि बाबा मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, मुझे ये चीज़ कहाँ मिलेगी। बेटा यहीं मिलेगी जहाँ तू बैठा है। तो बाबा उसे वो चीज़ दे देते हैं और देने के बाद उस चीज़ को लेकर वो घर आ जाता है, यानी कि उसका पूरा सामान अब तैयार हो चुका था और वो तैयार करके वो क्रिया वो कर देता है और वो क्रिया सीधा पूनम के पास जाकर अपना वार करती है। वार करने के बाद पूनम की अचानक तबीयत ख़राब होने लगती है और पूनम के पूरे शरीर में दर्द होने लगता है और पूनम रोने लगती है ज़ोर ज़ोर से। पूरा मोहल्ला वहाँ इकट्ठा हो जाता है कि पता नहीं इनके घर से रोल क्यों मच रही है, क्यों आवाज़ आ रही है। तभी वहाँ विक्की का परिवार भी जाता है और वो पूछते हैं कि क्या हुआ। विक्की घर की खिड़की से, अपने कमरे की खिड़की से देख रहा था सब कुछ कि हाँ उसके घर के बाहर भीड़ लगी हुई है और वो अंदर ही अंदर खुश भी बहुत था कि हाँ मेरी क्रिया काम कर गई और इसे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था ना, अब इसे पता चलेगा कि इसने किससे पंगा लिया है। और इतना कहकर वो अपने खिड़की बंद कर कर अपने कमरे में लेट जाता है। और तभी वहाँ थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस आती है और एम्बुलेंस पूनम को लेकर अस्पताल जाती है और वहाँ पूनम का चेकअप वगैरह होता है, उसे भर्ती कर लिया जाता है। लेकिन रिपोर्ट एकदम नॉर्मल थी, रिपोर्ट में कुछ नहीं था। अब कुछ हो बीमारी तभी तो रिपोर्ट में आए। तो तभी उसके घर वाले भी चौंक रहे थे कि जब इसके कुछ परेशानी नहीं है, रिपोर्ट में कुछ भी नहीं है, तो इसके ये दर्द क्यों बन रहा है। अब डॉक्टर भी हैरान थे कि ये दर्द बन क्यों रहा है, लेकिन किसी को क्या पता था कि ये दर्द बन क्यों रहा है। विक्की को खूब अच्छी तरीके से पता था कि ये जो मैंने किया है ये उसी की वजह से ऐसे परेशानी हो रही है। तभी उस लड़की की 3 दिन बाद अस्पताल से छुट्टी हो जाती है, उसके मम्मी पापा उसे घर लेकर आ जाते हैं और विक्की अंदर ही अंदर बहुत खुश था कि हाँ मैंने जो कार्य किया वो मेरा सफल हो गया और इसे अब पता चलेगा कि इसने किससे पंगा लिया है। तो इसी तरीके से कुछ समय बीत जाता है। तो विक्की जो है अपनी हरकतों से बाज तो आने वाला नहीं था, क्योंकि उसे अपनी जो वो कर रहा था उसे उस चीज़ पर बहुत घमंड हो गया था। यानी उसकी सद्बुद्धि एक तरीके से छीण हो चुकी थी, यानी कि ख़त्म हो चुकी थी कि वो कर क्या रहा है। यानी सही और गलत का फ़र्क करना भूल बैठा था, उसे सही और गलत में फ़र्क नहीं नज़र आ रहा था। तभी विक्की फिर एक क्रिया चलाता है और फिर उस लड़के को परेशानी होती है। फिर वो लड़की अस्पताल में जाती है
फिर वही घटना उसके साथ होती है, कोई रिपोर्ट में कुछ नहीं, लेकिन आपके डॉक्टर कहते हैं कैसे अब क्या आप 1 हफ्ते के लिए भर्ती कर दीजिए। तो ऐसी धीरे धीरे करके समय लगभग 15 दिन हो जाते हैं। तो जब वो लड़की ज़्यादा ही परेशान हो जाती है, अच्छा ये जो चीज़ होती हैं और ये जब शरीर में प्रवेश करती हैं तो ये आपको अंदर से सबसे पहले खोखला करना शुरू करती हैं, यानी कि हम आपका रक्त पिएंगी, आपका मांस खाएंगी, यानी कि आपको ऐसा कर देंगी कि आप इतने कमज़ोर हो जाओगे कि आप अपने बिस्तर से उठ भी नहीं पाओगे। इस तरीके की ये कंडीशन बना देती हैं ये चीज़ें। अब विक्की ने जो चलाया था उस पे चलाया था प्रेत। प्रेत एक शमशान की चीज़ है और ये सबसे ख़तरनाक चीज़ है। ये अपनी दूसरे की इच्छा से आ तो जाती है, लेकिन वहाँ से जाना जिसने भेजा है या तो वही उसे वापसी बुला सकता है, जहाँ से वो आई है उसकी जगह पर उसे भेज सकता है। लेकिन विक्की ने उसे भेजने का तो कुछ सीखा ही नहीं था, कैसे भेजना कैसे है वापसी। उसने सिर्फ लड़की के ऊपर छोड़ने का तो उसे पता था कि मैंने हाँ छोड़ दिया, लेकिन उसे वापसी बुलाने का उसे तरीका नहीं पता था विक्की को। तो विक्की जब उस लड़की की हालत देखता है, विक्की की मम्मी कहती हैं कि बेटा जाओ, वो पड़ोस की जो आंटी है उनकी लड़की की तबीयत बहुत ख़राब है पूनम की, आप जाकर एक बार देख कर आओ। तो विक्की वहाँ जाता है और पूनम को जैसे ही देखता है तो वो भी अंदर से काफ़ी भावुक हो जाता है और अपने किए पर उसे पछतावा होता है कि ये मैंने क्या कर दिया। और इतना सोचते ही विक्की अपने घर को आ जाता है और घर पर आकर उसे काफ़ी अफसोस होता है कि ये मैंने, उसे एक अंदर खुशी भी थी लेकिन उसे अब अफसोस हो रहा था कि ये मैंने बहुत गलत करा। अब वो किससे मदद मांगे, तो वो तभी अघोरियों के पास वापस जाता है और उनसे नमस्ते करता है और वहाँ जाके रोने लगता है कि महाराज मैं बड़ी दुविधा में फंस गया हूँ, आप किसी भी तरीके से इस चीज़ को वापसी बुला लीजिए। तो तभी उनमें से एक अघोरी कहता है कि हमने तुझे समझाया था ना कि ये चीज़ें बेटा अच्छी नहीं है, अब तुझे पता चला है कि नहीं महाराज, मैं बहुत, मुझे पछतावा है अपनी अपनी करनी पर, मैं बहुत दुखी हूँ और उस लड़की का मैं दुख नहीं देख सकता। तो एक अघोरी बोले उसमें से कि बेटा ये चीज़ें करनी तो बहुत आसान होती हैं, लेकिन मैंने कहा था ना कि इसका रास्ता, जो वापसी का जो रास्ता है वो इतना आसान नहीं होता। तो अब बेटा इसको वापसी कैसे बुलाना है इस बारे में तो हमें भी ज़्यादा नहीं पता, अब तुझे क्या करना है क्या नहीं करना वो तू जान। वो काफ़ी वहाँ मिन्नतें करता है, उनके पैरों में गिर जाता है, हाथ पैर जोड़ता है कि महाराज आप कैसे भी करके उस लड़की से वो चीज़ हटा दीजिए, उस प्रेत को हटा दीजिए। तो जो वहाँ के सबसे बड़े जो अघोरी थे, जो अघोरियों के वहाँ गुरु थे, उन्होंने हमारे गुरुजी का, जो मेरे गुरुजी हैं उनका पता दिया, ठीक है, कि आप उनसे जाके मिलिए, अब इस समस्या का समाधान तो वही कर पाएंगे। तो इतना सुनकर वो हमारे विक्की जो है हमारे गुरुजी से उसने कांटेक्ट करा, उन अघोरियों के पास से गुरुजी का फ़ोन नंबर उसे मिल गया और उसने गुरुजी के पास फ़ोन करा। गुरुजी ने फ़ोन उठाया कि हेलो कौन, तो वो बोला कि महाराज मैं विक्की बोल रहा हूँ और ऐसे ऐसे मैं नखलऊ से बोल रहा हूँ। और उन्होंने यानी कि अघोरी महाराज का नाम लेकर गुरुजी से बात करी तो गुरुजी ने फट पहचान लेना, हाँ मैं उन्हें जानता हूँ, बताओ बेटा क्या परेशानी है, क्या समस्या है। तो उसने सारी कहानी बताई कि गुरुजी ऐसे ऐसे हो गया है। तो गुरुजी ने तो पहले से फ़ोन पर काफ़ी डांटा, क्योंकि गुरुजी इन चीज़ों के बहुत सख्त खिलाफ़ हैं, वो इन चीज़ों पे बिल्कुल भी एग्री नहीं होते हैं, ना ही वो ऐसे काम करते हैं, वो सिर्फ लोगों का भला करते हैं। तो इतना कहकर विक्की को खूब डांटा। जब विक्की फ़ोन पर ही रोने लगा कि महाराज आप कैसे भी करके मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, इसका समाधान बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम मुझसे आकर मिलो और सबसे पहले ये कि अपने मम्मी पापा को लेकर ज़रूर आना। तो विक्की जो था, अब उसके घर में किसी को पता नहीं था कि विक्की हमारा किस रास्ते पर चल रहा है, क्योंकि अघोरियों ने उसे आगाह कर दिया था कि बेटा जिस प्रेत को तूने शुरुआत करी है ना, जब तूने उस किताब का पहला पन्ना पढ़ा था तो तूने समझ ले अपने घर के दरवाजे उन प्रेतों के लिए खोल दिए। और ये अब एक प्रेत नहीं है बेटा, तुझे भी घर में दिखाई देते होंगे। तभी अभिषेक कहता है हाँ महाराज दिखाई तो देते हैं। तभी उनमें से एक अघोरी कहता है पहले तेरे पास तेरा छोटा भाई सोता था ना, नु हाँ जी, नु अब नहीं सोता ना, नु हाँ, नु बेटा वो भी तेरी इन क्रियाओं से डरता है अब। और पता बेटा तेरे मम्मी पापा को भी है। नु हाँ मैं तो नहीं डरता, मुझे दिखते तो हैं। नु बेटा तुझे तो डर नहीं लगता, लेकिन तेरे माँ बाप को लगता है, लेकिन वो डर के मारे तुझसे नहीं कह पाते, ठीक है, क्योंकि उन्हें अभी कुछ ज़्यादा पता नहीं है। तो वो फिर इस बारे में सोच कर समझ कर फिर वो
अपने मम्मी पापा से बात करता है कि मम्मी पापा ऐसे ऐसे बात है और एक गुरुजी हैं उनसे ज़रा मिलने चलना है। यानी कि उसने अपने मम्मी पापा से झूठ बोला कि पढ़ाई के सिलसिले में मिलने चलना है। तो उसके मम्मी पापा बोले कि बेटा एक काम करो, तुम ही जाकर मिल आओ, और ऐसे ऐसे तुम्हारी वहाँ मौसी भी रहती हैं और आप उनके घर भी हुई आना। कि ठीक है पापा, मैं ही चला जाता हूँ। अच्छा, उसे तो ये मौका चाहिए था अकेला जाने का। उसने तो अपने मम्मी पापा का मन टोक कर देखा, जिससे कि वो उस पर पूछे ना, उस पर कोई कमेंट पास ना करें, उसे रोके ना कि बेटा तू क्यों जा रहा है, क्या काम पड़ गया तेरा। तभी हमारे गुरुजी से मिलकर वो उनसे वार्तालाप करता है कि महाराज मुझे ये समस्या हो रही है, अब इसका समाधान बताइए। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा ये रास्ता जो है तूने बहुत गलत चुन लिया है, तूने अपने मृत्यु का पूरा इंतज़ाम कर लिया है, ये ध्यान रखना। और अब ये जो चीज़ है, ये जो प्रेत है बेटा, ये सिर्फ अब एक ही चीज़ से हट सकता है कि अब तू ये बता कि तू घर में से किसकी भेंट देना चाहेगा, अपने मम्मी की, अपने पापा की, अपने भाई की, किसकी भेंट देना चाहेगा। वो वहाँ बैठकर इतना सुनकर गुरुजी की बात वो रोने लगा कि जी उनका क्या दोष है। जब भी गुरुजी कहते हैं तो उस लड़की का क्या दोष था जो तूने इस लड़की पर ये प्रेत चलाया। तो कहता कि हाँ महाराज मुझसे गलती हो गई। तो वो कहता है कि ठीक है महाराज, आप एक काम करिए, आप इस प्रेत को आप मेरे पर बुला दीजिए, मैं इसका हर्जाना भरूंगा, क्योंकि ये गलती मेरी है ना सारी, तो इस चीज़ का हर्जाना भी मैं ही भरूंगा। तो गुरुजी कहते हैं ठीक है बेटा, मैं आज कुछ करूंगा और करने के बाद तुझे महसूस ज़रूर होगा उस प्रेत का और तुझे दिखाई भी देगा, डरना मत। तो अभिषेक कहता है कि नहीं बाबा, मैं डरता तो नहीं हूँ। कि हाँ बेटा, अभी तक तो इसलिए नहीं डरा है क्योंकि ऊपर वाला तेरे साथ है। जब ऊपर वाला तेरा साथ छोड़ देगा ना, तू डरने भी लगेगा। बस वो वहाँ से इतनी बात सुनकर वापसी अपने घर को आ जाता है। गुरुजी वहाँ अपनी क्रियाएं आरंभ शुरू कर देते हैं, पूजा पाठ। और अगले दिन लगभग दोपहर के 12 बजे वो जो प्रेत था अभिषेक के सीधे पैर से सीधे उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। और प्रवेश करने के बाद उसे एक अलग ही अनुभव सा होता है। और तभी वो गुरुजी को फ़ोन करता है कि महाराज मुझे कुछ अनुभव हुआ। तो गुरुजी उसे बताते हैं कि तेरे शरीर में प्रेत प्रवेश कर चुका है और बेटा ध्यान रखना, ये तेरे साथ अब बहुत बुरा करेगा, क्योंकि इसके खून और मांस दोनों चीज़ मुँह लग चुके हैं। तूने इस लड़की के शरीर में भेजा था ना कि हाँ महाराज, हाँ बेटा, से वहाँ से दोनों चीज़ मुँह लग चुके हैं, खून और मांस। अब ये तेरा खून और मांस चखे बिगड़ यहाँ से जाएगा नहीं, और ये जब तक तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, जब तक तू मृत्यु को प्राप्त नहीं हो जाएगा। ठीक है महाराज, मैं डरता तो नहीं हूँ। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। भाई इतना क्या कर गुरुजी फ़ोन काट देते हैं। तभी अभिषेक धीरे धीरे करके परेशान होना शुरू हो जाता है। ऐसे धीरे धीरे करके कुछ समय बीत जाता है। और फिर एक दिन गुरुजी का सामने से ही गुरुजी फ़ोन करते हैं अभिषेक को कि बेटा एक काम कर, 3 दिन बाद बेटा मंगल है और मंगल में हम सुंदरकांड करवा रहे हैं और तुझे ज़रूर आना है। तो वो कहता है ठीक है महाराज, मैं मंगल को आ जाऊंगा। वो फिर एक बार अपने मम्मी पापा से झूठ बोलता है कि मम्मी पापा मैं मौसी के पास जा रहा हूँ उनसे मिलने के लिए और मैं जल्द ही लौट आऊँगा। तो उसके मम्मी पापा कहते हैं ठीक है बेटा चला जा। उसके एक बार उसके पापा सोचते भी हैं कहाँ तो ये पहले कहीं नहीं जाता था, अब 2-2 बार अपनी मौसी के यहाँ जा रहा है कि चलो कोई बात नहीं, हमारा बच्चा घुल मिल तो रहा है, कोई बात नहीं। तो अभिषेक आ जाता है गुरुजी के पास। गुरुजी के पास आने के बाद जिस दिन सुंदरकांड होता है तो उससे 2 दिन पहले ही वो वहाँ मौजूद मतलब आ जाता है गुरुजी के पास। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि बेटा तुझे मंगल को आना था। तो कहता है कि महाराज मैं जल्दी इसलिए आ गया क्योंकि मुझे अपनी मौसी के यहाँ भी जाना है। तो कहते हैं ठीक है, तू एक काम कर, तू अपनी मौसी के यहाँ चला जा और मंगल में मैं तुझे फ़ोन कर दूँगा, तुझे किस टाइम आना है तू आ जाइए। कि ठीक है महाराज, मैं उस दिन आ जाऊँगा। और फिर 2 दिन बाद मंगल आ जाता है और सुंदरकांड भी वहाँ आरंभ होने लगता है। और अभिषेक को गुरुजी फ़ोन करते हैं तो अभिषेक फ़ोन नहीं उठाता क्योंकि उसके शरीर में जो प्रेत था उसे आभास हो चुका था कि ये मुझे अब यहाँ फंसा देगा, क्योंकि इन चीज़ों का आभास हो जाता है कि कहाँ हम फंसने वाले हैं, यानी कि कहाँ हमारा टाइम आ चुका है इस लोक को छोड़ के जाने का। तो वो चीज़ जो प्रेत था वो उसे वहाँ जाने नहीं, यानी कि उसे रोक रही थी। तो उसकी मौसी उसे कहती हैं कि अभिषेक मैं ज़रा किसी काम से बाहर जा रही हूँ और तुझे अगर कहीं घूमने जाना है तो तू घूमने जा सकता है, नहीं तो घर पर ही रहना। तो वो उसे जाना तो था गुरुजी के पास, अब वो अपनी मौसी से तो नहीं कह सकता कि मुझे वहाँ जाना है। तो वो झूठ बोलकर कहता है कि ठीक है मौसी, मैं एक काम करता हूँ, मैं पिक्चर देखने चला जाता हूँ। क्या ठीक है बेटा, मैं अभी इतनी देर बाद 2-3 घंटे बाद मैं आ जाऊँगी, तू भी आ जाना। नु क्या ठीक है मौसी।
तो इतना कहकर वो जैसे तैसे करके गुरुजी को फ़ोन करता है, और फ़ोन करने के बाद गुरुजी को सारी अपनी बात बताता है कि महाराज मेरा मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी आने का। तो गुरुजी अपने दरबार मतलब जहाँ रहते थे वो अपने स्थान पे से कुछ चीज़ भेजते हैं जिससे कि वो उसे बांध कर यहाँ लेकर आए। तो अभिषेक के पास जैसी ही गुरुजी की शक्ति पहुँचती है, वो उस प्रेत को वहाँ से हटाकर अभिषेक को वहाँ तक खींच के ले आती है। लेकिन उसकी जो सीमा थी हमारे गुरु की शक्ति की, वो सिर्फ उसका कार्य यही था कि उसे गुरुजी के पास तक लाना। गुरुजी के पास लाते वो उसका शरीर छोड़ देती और तभी उसके शरीर में प्रेत प्रवेश कर जाता है, और तभी प्रेत वो अभिषेक को वापसी ले जाने के लिए उसका मन बनाता है कि यहाँ से अपने घर वापसी चल, यानी कि मौसी के घर चल। लेकिन गुरुजी उसे जैसे तैसे करके अंदर ले जाते हैं। ले जाने के बाद वहाँ सुंदरकांड चल रहा था, तो अभिषेक वहाँ बैठ नहीं पा रहा था कि उसे एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था। वहाँ जैसे जैसे सुंदरकांड वहाँ चल रहा था, उसे महसूस हो रहा था कि जैसे मेरे साथ कुछ गलत हो रहा हो, क्योंकि वो जो प्रेत था उसके शरीर में कर तो वो रहा था, लेकिन सबको ये लग रहा था वहाँ कि अभिषेक कर रहा है, इसे ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती, पूजा पाठ इसे अच्छी नहीं लगती। तो जो वहाँ सुंदरकांड करने आए थे उनके साथ एक 15 साल का एक लड़का भी था, जो सुंदरकांड वहाँ कर रहे थे। जब सुंदरकांड संपूर्ण हो जाता है तो वो वहाँ कहते हैं पंडित जी के हमारे गुरुजी से कि गुरुजी ये जो लड़का है ये बहुत अच्छा भजन कीर्तन करता है, और जो चीज़ में जो प्रयोग होते हैं, जो भी सामान प्रयोग होता है भजन कीर्तन में, ढोलक, मंजीरा, हारमोनियम, ड्रम्स, ये सब चीज़ बहुत अच्छी तरीके से ये बजा लेता है। तो गुरुजी कहते हैं कि ठीक है बेटा सुनाओ कुछ प्रभु का भजन। तो वो वहाँ बच्चा जो 15 साल का था जिसका नाम रिंकू था, वो रिंकू तभी वहाँ हनुमान चालीसा आरंभ करता है और दरबार का जयकारा लगाता है और बजरंग बली का जयकारा लगाता है। तो तभी अभिषेक अपने कान पर हाथ धर लेता है। तो रिंकू थोड़ा डर सा जाता है, क्योंकि अभिषेक जो था वो अजीब अजीब सी आवाज़ें निकाल रहा था। एक तरीके से एक आवाज़ होती है ना, इस तरीके की वो आवाज़ें निकाल रहा था। और सभी वहाँ जो लोग वहाँ बैठे थे वो थोड़े डर रहे थे अभिषेक को लेकर। गुरुजी ने कहा कि डरने की कोई बात नहीं, आप सब आराम से बैठे रहिए। तो अभिषेक जो था वो वहाँ इस तरीके से कर रहा था। उस लड़के ने, रिंकू ने, जैसी हनुमान चालीसा शुरू करी, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मन मुकुर सुधार, बल रघु विमल जसु जो धावत फलचार, और बुद्धहीन तनु जानिके सुनियो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या दहु मोहे हर कलेश विचार। इतना दोहा पढ़ते ही अभिषेक अपना सिर वहाँ जमीन में मारने लगा और चिंघाड़ने लगा और ज़ोर ज़ोर से रोल मचाने लगा। तो हमारे गुरुजी को इसी मौके की तलाश थी। तो तभी गुरुजी ने जो वहाँ सुंदरकांड का पाठ करने आए थे, उन्होंने वहाँ जब ही गुरुजी ने उन्हें इशारा कर कर कहा कि श्री पंचमुखी कवच पढ़ना शुरू कीजिए। और जैसे उन पंडितों ने श्री पंचमुखी कवच पढ़ना शुरू करा, अभिषेक ज़ोर ज़ोर से हाथ पैर अपने ज़मीन पे मारने लगा और चिल्लाने लगा। और जैसे ही पहला पंचमुखी कवच उन्होंने पढ़ा, और तभी अभिषेक सुनकर आंखें बंद कर कर पीछे को गिर गया, यानी कि वहाँ बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद गुरुजी ने उसे उठाया। उठाने के बाद सामने को बिठा लिया अपने, और उसने जैसी आंखें खोली अभिषेक ने, वो गुरुजी के चरणों में गिर गया और रोने लगा कि गुरुजी महाराज मैं अब नहीं बचूंगा, मेरे साथ ये हो क्या रहा है। तो तभी गुरुजी बोलते हैं कि बेटा अब तेरे साथ कुछ नहीं होगा, अब तो ठीक है। वो तभी कहता है कि हैं मैं अब ठीक हूँ। वो प्रेत कहाँ गया? कि बेटा वो प्रेत तो हनुमान जी ने अपनी गदा के नीचे दबा लिया है, अपने चरणों में दबा लिया है, अब तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू दरबार में बैठा है, बालाजी महाराज के दरबार में बैठा है, अब तेरा कोई बाल भी यहाँ बाका नहीं कर सकता। तो इस तरीके से अभिषेक के प्राण बचाए। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप भी इन चीज़ों में ना पड़ें, काले जादू की विद्या में ना पड़ें, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ख़तरनाक हैं। और यदि आप किसी भी ऐसी चीज़ से अगर पीड़ित हैं या आपके आस पड़ोस वाले पीड़ित हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और गुरु के आशीर्वाद से मैं भी थोड़ा बहुत जानता हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूँगा, आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें, केवल मैसेज के थ्रू ही हमारी बातें होंगी। अगर मुझे लगेगा कि मुझे बात करनी चाहिए तो मैं आपसे कॉल करके बात कर लूँगा।
और अगर आपको इसी तरह की कहानी ये पसंद आती हैं और आपका कोई ऐसा कोई किस्सा है, कोई आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं कि आपकी कहानी भी इसी वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने, लोगों के सामने उस कहानी को रखूं, तो आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आप लोगों से इजाज़त लेता हूँ। हर हर महादेव, घर घर महादेव। बोलो बालाजी महाराज की जय।